नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं आप सभी का एकेएस सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, वर्तमान में सिचुएशन कुछ ऐसी है कि जब से प्रीलिम्स 2025 हुआ है तो हर जगह एक ही शब्द है जो जुबान पर छाया हुआ है हर किसी की, मेंस की आंसर राइटिंग। साहब, मेंस की आंसर राइटिंग किसे करनी चाहिए, मेंस की आंसर राइटिंग कब करनी चाहिए, मेंस की आंसर राइटिंग कैसे करनी चाहिए, ये सारे डाउट्स, आंसर राइटिंग से संबंधित हर एक डाउट जो भी आपके मन में है, आज की ये वीडियो देख के एकदम टिप टू टॉप हो जाएगा क्लियर। और ना सिर्फ आपके मन में क्लैरिटी आएगी बल्कि उल्टा आप दूसरों को भी ये वीडियो रेकमेंड कर देना ताकि उनके दिमाग में भी बाकायदा क्लैरिटी आ जाए और आपको कभी भी आंसर राइटिंग के नाम पर ना तो कोई पागल बना पाएगा और ना ही आपकी आंसर राइटिंग कभी कमजोर होगी। इतनी बेहतरीन आंसर राइटिंग आपकी हो जाएगी आज की इस वीडियो को देखने के बाद। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले यहां पर मैंने आपके लिए, आपको पता है कि मैं कोई भी चीज जो बताना की कोशिश करता हूं तो मैं थोड़ा प्रयास करता हूं कि उसको मैं लिखकर आपको बताऊं तो उसकी ज्यादा अहमियत जो है दोस्तों वहां पर बढ़ जाती है। तो यहां पर आप देखें क्या लिखा है, आंसर राइटिंग कब और किसे करनी चाहिए। यानी कि आपके दिमाग में डाउट आता होगा कि यार आंसर राइटिंग कब शुरू करनी चाहिए, कौन सा सही समय होता है पहला, और आंसर राइटिंग किसे करनी चाहिए, क्या हमको करनी चाहिए या किसी और को करनी चाहिए, हमको करनी चाहिए तो कब करनी चाहिए, देखते हैं। तो मैंने यहां पर दोस्तों क्या किया है कि 3 कैटेगरी डिवाइड करी है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 में किस टाइप के लोग आते हैं, अगर आपने एमपीपीएससी की तैयारी अभी शुरू की है और एक भी जीएस का सब्जेक्ट पूरा नहीं पढ़ा है, यानी कि हो सकता है आपने कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया हो या ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन किया हो या सेल्फ स्टडी आप जो है कर रहे हो और आपने जस्ट अभी कोर्स का पार्ट बने हो या अपनी तैयारी आपने अभी शुरू करी है और एक भी जीएस का सब्जेक्ट, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, साइंस हो, एथिक्स हो, आपने एक भी जीएस का सब्जेक्ट अभी पूरा नहीं किया है। तो दोस्तों, जब आपने एक भी सब्जेक्ट पूरा नहीं किया है तो उस परिस्थिति में मैंने यहां पर लगाया हुआ है रेड क्रॉस। ऐसे व्यक्ति को आंसर राइटिंग के बारे में सोचना तक नहीं चाहिए। क्लियर कट बात है। अभी आगे सारे रीजन दूंगा, सारे कारण जो है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सेकंड कैटेगरी, एमपीपीएससी की तैयारी होना चाहिए था। एमपीपीएससी की तैयारी शुरू किए या तो 6 महीने हो गए हैं या फिर 1 साल हो गया है या फिर 2 ही साल क्यों नहीं हो गए हैं, या तो आपने इस दिए गए समय में 50% सिलेबस पूरा पढ़ लिया है मेंस का या फिर आपने 100% सिलेबस पढ़ लिया है मेंस का, परंतु आपका प्रीलिम्स अभी तक निकला नहीं है साहब। तो 90%, मैं कहता हूं 95% लोग इस कैटेगरी में आते हैं कि वो या तो 6 महीने से, 1 साल से या 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। किसी का आधा मेंस का सिलेबस हो गया है, किसी ने अपना पूरा मेंस का सिलेबस पढ़ लिया है, किसी ने तो इनफैक्ट 2-2 बार मेंस का सिलेबस पूरा पढ़ लिया है, परंतु अभी तक प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पा रहा। तो क्या ऐसे व्यक्ति को आंसर राइटिंग करनी चाहिए? जी हां, डेफिनेटली करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप थोड़ी सी भी उम्मीद रख रहे हो कि आप एमपीपीएससी को क्रैक करोगे तो याद रखना दोस्त मेरी बात कि प्रीलिम्स जब आप मेहनत करके क्लियर करोगे तो कहीं हालात कुछ ऐसे ना हो जाएं कि मुश्किल से जाकर प्रीलिम्स क्लियर हमने किया, परंतु चूंकि हमारी आंसर राइटिंग कमजोर थी तो हम प्रीलिम्स हो जाने के बाद जो 3 महीने मिलते हैं मेंस की प्रिपरेशन के लिए, उसमें हम आंसर राइटिंग प्रॉपर सीख नहीं पाए और इतनी मुश्किल से मेंस लिखने का जो मौका हमको मिला था वो हमने अपने हाथ से गवा दिया। तो अगर आपका प्रीलिम्स अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अभी भी आंसर राइटिंग कर सकते हो। बस फर्क इतना है कि जिस व्यक्ति का प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ है उस व्यक्ति को हफ्ते में केवल 3 दिन मेंस की आंसर राइटिंग करनी चाहिए। यानी कि आप कुछ अपने दिन फिक्स कर लो कि मैं इन 3 दिन ही मेंस की आंसर राइटिंग करूंगा या करूंगी। लेकिन अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का पार्ट हैं और वो आपको डेली आंसर राइटिंग करवाते हैं तो फिर लुफ्त उठाइए उस चीज का। मतलब इन शॉर्ट, अगर इस कैटेगरी में आप हो तो आंसर राइटिंग आपको करनी चाहिए, भले ही थोड़ी करो, ज्यादा करो, पर कुछ ना कुछ आपको शुरू कर देना चाहिए। फिर कैटेगरी नंबर 3 कौन सी है कि इन लोगों का प्रीलिम्स क्लियर हो चुका है और अब मेंस देने के लिए मात्र 3 महीने बचे हैं। तो यार यहां पर तो 2 बार ग्रीन टिक लगा देना चाहिए था कि जिस व्यक्ति का प्रीलिम्स क्लियर हो गया है वो तो जितनी आंसर राइटिंग करे उतना अच्छा है। लेकिन दोस्तों मेरी एक बात जानना, आंसर राइटिंग तब तक किसी काम की नहीं है जब तक हमने कंटेंट ना पढ़ लिया हो। आंसर राइटिंग को मैं हाथ जोड़ से आपसे निवेदन करता हूं कि आंसर राइटिंग को एक निबंध मत डिक्लेयर करो कि जो मन में आया वो लिख दिया। आंसर राइटिंग इज एन आर्ट
और इस आर्ट को अंजाम तक पहुंचाने के लिए आपके भेजे में होना चाहिए कंटेंट। आपके भेजे में कंटेंट नहीं है तो आंसर राइटिंग में लिखेंगे क्या? आप देख देख कर लिखोगे। देख देख कर जो आंसर राइटिंग होती है वो आंसर राइटिंग नहीं होती साहब, सॉरी टू से, वो फिर आप हैंड राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, दैट्स इट। ठीक है, तो इन 3 कैटेगरी के अलावा तो और कोई कैटेगरी हो नहीं सकती, मुझे नहीं लगता कोई कैटेगरी हो सकती है, नॉट पॉसिबल। उसके बाद फिर हम दोस्तों आगे चलते हैं तो अगला क्या लिखा है, बहुत तगड़ी स्लाइड है। आंसर राइटिंग कैसे करनी चाहिए, दिमाग में डाउट आता होगा। देखो क्या कहा है, इसमें 3 मंत्र आपको फॉलो करने। मंत्र नंबर 1 क्या कह रहा है, जब भी कोई सब्जेक्ट पूरा पढ़ लो, उदाहरण के लिए तुमने हिस्ट्री पूरी पढ़ ली, पूरी हिस्ट्री पढ़ ली, सब्जेक्ट पूरा पढ़ना जरूरी है। आधा सब्जेक्ट पढ़ा है और आंसर राइटिंग करने की कोशिश कर रहे हो, तो भाई तुम्हें जीवन में किस बात की इतनी जल्दबाजी है? तुमसे एक सब्जेक्ट पूरा पढ़ा नहीं गया, तुमको आंसर राइटिंग की जो है हलचल पैदा हो रही है। नो, दैट इज रॉन्ग, उसको मत करिए आप। तो आपने मान के चलो कोई सब्जेक्ट पूरा पढ़ लिया है, उदाहरण के रूप में हिस्ट्री, तो फिर आप उसकी टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग कर सकते हो। हिस्ट्री में जैसे कि स्टार्टिंग करते हो तो हड़प्पा सभ्यता का टॉपिक आ जाता है। हालांकि हड़प्पा सभ्यता से एमपीपीएससी में क्वेश्चन कम बनते हैं, बट कोई बात नहीं, बन गया तो क्या करोगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर आप आगे बढ़े, आपका फिर वैदिक टाइम पीरियड आया है ना, तो वैदिक टाइम पीरियड से संबंध में जो भी टॉपिक्स हैं उनके केस में आंसर राइटिंग करो। फिर आपका जैनिज्म आया, बुद्धिज्म आया, तो जैन और बौद्ध धर्म से तो कई दफा क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो वहां पर आप टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग करनी है। पहले सब्जेक्ट पूरा पढ़िए, उसके बाद टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग आप कर सकते हैं। मंत्र नंबर 2, लेकिन ये अभी रुक जाओ, लिखना कैसे है उस पर मैं अभी आऊंगा, रुक जाओ, दिमाग के घोड़े नहीं दौड़ाने, आराम से समझना है, आराम से। मंत्र नंबर 2 क्या है, कोई मुझे प्लीज आंसर राइटिंग करवा दो, प्लीज 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 प्लीज, यही करते हो ना आप। तो ये बोलने से पहले उस सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर पेपर देख लो। अब ये कहते ही तुम कमेंट में भर दोगे सर प्रीवियस ईयर पेपर लिंक प्लीज। इंस्टाग्राम चला लेते हो, यूट्यूब पे हाथ तुम्हारे दौड़ते हैं, रील तुम बना लेते हो, लेकिन तुम गूगल पे जाके प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। गजब काम चोरी है साहब, गजब काम चोरी है। गूगल पे तुमसे ये नहीं लिखा जाता एमपीपीएससी मेंस प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड, इतना भी लिख दोगे, सबसे पहली जो लिंक आएगी वो एमपीपीएससी की होगी, उसमें ईयर वाइज दे रखा होगा, ये इस साल, बाजू में लिंक होती है, डाउनलोड कर सकते हो। तो ये मांगने से अच्छा कि कोई मुझे आंसर राइटिंग करवा दो, प्लीज 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 प्लीज, भगवान के नाम पर आंसर राइटिंग करवा दो, तो उससे पहले तुम उस सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करो। इससे पता है क्या होगा, सुनो मेरी बात, मान के चलो तुम्हारी हिस्ट्री पूरी हो चुकी है, तुम्हारी ज्योग्राफी पूरी हो चुकी है, मतलब जीएस1 जिसमें मुख्यतः हिस्ट्री और ज्योग्राफी आती है और एमपी आती है। तो अगर आपकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी पूरी हो गई है तो आप क्या कर सकते हो, आप गूगल पर जाके जीएस1 का प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करो। जैसे कि 2024 में सिलेबस बदला, तो सिलेबस बदल जाने के बाद 2024 में जो मेंस का पेपर आया, अभी हमारे पास वो उपलब्ध है, गूगल पे अवेलेबल है। आप वहां पर जाके पीडीएफ में क्वेश्चंस देखो कि बोले यार मैंने तो हिस्ट्री में जैन धर्म पढ़ा, बौद्ध धर्म पढ़ा, लेकिन मैं उसको फटाक फटाक पढ़ के निकल गया, लेकिन ये देखो पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, कितना गहरा क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। तो वहां से आपको सीख मिलती है कि आपको कैसे बारीकी से वो चीज पढ़नी है। बोले मैं तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के बैठा हूं मैंने बैटल ऑफ प्लासी भी पढ़ी थी, मैंने तो बक्सर का युद्ध भी पढ़ा था, किसके बीच में हुआ, क्या क्या हुआ वो मैंने पढ़ा था, लेकिन एग्जाम में तो क्वेश्चन ये आया हुआ है कि बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी को कंपेयर करो। अच्छा, मुझे इस तरह से अब पढ़ना पड़ेगा, मुझे इस तरह से हेडिंग्स को पढ़ना पड़ेगा। तो इससे पता है क्या होता है, इससे जब तुम उस सब्जेक्ट को रिवाइज करते हो ना, तो रिवाइज करते टाइम जब तुम्हारे सामने वो कंटेंट आता है तो तुमको याद आता है कि बोले पेपर में तो कितना भयंकर क्वेश्चन आया था, मुझे तो हर लाइन पढ़नी पड़ेगी। तो वो चीज बहुत जरूरी है। जब तुम वो सीखोगे तो तुम कंटेंट को अच्छे से पढ़ोगे, या फिर तुमको ये पता चल जाएगा कि जो कंटेंट तुम्हारे पास मौजूद है वो शायद उतना अच्छा नहीं है, तो मैं दूसरा कंटेंट का इंतजाम करूं, वहां से उसको मैं पढ़ूं, है ना। कंटेंट लगभग आजकल सबके अच्छे हैं, हर टीचर मेहनत कर रहा है, हर इंस्टीट्यूट मेहनत कर रहा है, कंटेंट सबका अच्छा है, किताबें सबके पास मौजूद हैं, वो समस्या नहीं है। तुम अच्छे से पढ़ो, एक बार क्वेश्चन को देख लो, उसके बाद पढ़ो, तो तुम्हारा पढ़ने का अंदाज जो है बदल जाएगा। फिर ये कर लोगे तुम। मंत्र नंबर 3 पढ़ो, आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन कहां से लाएं, मेन मुद्दा तो यही है ना। कंटेंट याद कर लिया साहब, लेकिन कोई क्वेश्चन तो दो, तब तो उसका आंसर हम लिखेंगे, इसी को तो आंसर राइटिंग कहते हैं। तो देखो,
जो सब्जेक्ट पढ़ लिया है या तो उसके किसी टॉपिक पर खुद से 2 मार्क्स, 7 मार्क्स या 10 मार्क्स का क्वेश्चन लिखो। दोस्तों मेंस में 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, 2, 7 एंड 10। तो इसका क्वेश्चन खुद लिखो। जैसे कि उदाहरण के लिए आप लोगों ने जो है मान के चलिए वो पढ़ लिया है, क्या कहते हैं, अराइवल ऑफ यूरोपियंस, यानी कि यूरोपियों का आगमन, मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे पहला टॉपिक होता है। तो यहां पर आपने देखा कि काफी सारे टॉपिक्स आपने पढ़े, तो वहां पर आपको एक टॉपिक आपको मिला कि कैसे ब्रिटिशर्स आते हैं और ब्रिटिशर्स कैसे कैसे आए, वो जाके किस राजा से मिले और कैसे कैसे उन्होंने अपनी पूरी फैक्ट्रियां वगैरह सेटअप करी। यही सीक्वेंस होता है मॉडर्न हिस्ट्री में। तो हम वहां पर खुद अपने मन से एक क्वेश्चन बना सकते हैं कि जैसे कि हमने ऐसे लिख दिया ना कि एक्सप्लेन इन डिटेल द अराइवल ऑफ द ब्रिटिशर्स एंड देयर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्रीज इन इंडिया। एक क्वेश्चन हमने बना लिया। जैसे कि हिंदी में सुने कि विस्तार पूर्वक बताइए अंग्रेजों का आगमन और उनके द्वारा किए गए फैक्ट्रियों की भारत में स्थापना। तो हमने क्वेश्चन बना लिया। क्वेश्चन बनाने के बाद हमने लिखा कि हम क्वेश्चन 10 मार्क्स का मान के चल रहे हैं कि 10 मार्क्स में आ सकता है, तो मतलब मुझे 1 पेज और 2 पेज मुझे भरने हैं। ठीक है, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में लगभग 3-4 लाइन भरनी होती है, 7 मार्क्स के क्वेश्चन में लगभग 11-12 लाइन भरनी होती है, और जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसमें लगभग आप मान के चलो आपको 50 लाइनें भरनी पड़ती हैं, लगभग 2 पेज हो जाते हैं उसमें। तो आपने क्वेश्चन खुद बना लिया, अब इस क्वेश्चन का आप आंसर लिखना शुरू करो। तो इस तरीके से मेहनत आप भी कर सकते हो। क्वेश्चन कहां से आएगा? हेडिंग्स में से ही तो आ जाएगा ना, और हेडिंग्स कल को ऊपर नीचे करके आए भी, लेकिन तुमको कंटेंट लिखने की आदत है, तुम मैनेज कर लोगे। ठीक है, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि मार्केट से कोई बुक खरीद लो जिसमें मेंस के क्वेश्चन तुमको मिल जाएं। मार्केट में कोई बुक है किसी पब्लिकेशन की या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों की, उन्होंने क्या किया हुआ है कि GS 1 से लेके पूरा निबंध तक, GS 6 तक उन्होंने टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और आप किसी किसी किताब में हो सकता है क्वेश्चन के साथ आंसर भी दिए हों, तो आप वहां से क्वेश्चन देख लो, आंसर खुद से लिख लो, बस खत्म कहानी। ठीक है, तो क्वेश्चन तुमको वहां से मिल जाएंगे। या फिर एक विकल्प और होता है मेंस की टेस्ट सीरीज। लेकिन सुन लो, मेंस की जो टेस्ट सीरीज होती है वो सिर्फ उसको लगानी चाहिए जिसने प्रीलिम्स पास कर लिया है। मेंस की टेस्ट सीरीज, एक होती है मेंस की आंसर राइटिंग, एक होती है मेंस की टेस्ट सीरीज। मेंस की आंसर राइटिंग जो पीछे मैंने 3 सिचुएशंस बताई, तो उनमें से जो आखिरी के 2 सिचुएशन वाले जो कैटेगरी थी वो वाले लोग कर सकते हैं ना, मतलब आंसर राइटिंग ये 2 लोग कर सकते हैं, आंसर राइटिंग ये 2 लोग कर सकते हैं, लेकिन मेंस की टेस्ट सीरीज सिर्फ इसको करनी चाहिए। क्योंकि मेंस की टेस्ट सीरीज क्या होती है, 2-3 महीने में एक टारगेटेड लिखाई, तो वो इस व्यक्ति को करने की जरूरत नहीं जिसका प्रीलिम्स भी नहीं निकला है। वो टेस्ट सीरीज कौन लगाएगा मेंस की? जिसका प्रीलिम्स निकल गया है। और आंसर राइटिंग कौन करेगा? ये दोनों कैटेगरी वाले। ये लोग क्या करेंगे? ये चुपचाप अपना काम करेंगे, मतलब सब्जेक्ट पढ़ेंगे, क्योंकि इनका तो सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ा अभी तक, है ना। अच्छा, तो कृपया करके ये 3 मंत्र आप लोगों ने फॉलो कर लिए, तो कृपया करके कोई भी ऐसा विद्यार्थी जो इस वीडियो को देख रहा है जिसका अभी तक एक भी जीएस का सब्जेक्ट पूरा नहीं हुआ है, तो आप इतना टेंशन मत लो, आप इस पूरी वीडियो को समझो और जब सब्जेक्ट हो जाए तब शुरू करना। ठीक है, अभी बहुत कुछ बाकी है साहब। आंसर राइटिंग के नाम पर रायता फैलाना, ये क्या बोल रहा है? अबे साले, ये कालीन भैया क्या कह रहे हैं? ये कुछ ऐसा कह रहे हैं जो यहां पर लिखा नहीं जा सकता। जिन्होंने सीरीज देखी होगी शायद उनको पता हो। खैर वो छोड़ो, यहां पर रायता क्या फैलाया जाता है आंसर राइटिंग के नाम पर? पहले दिन से, यानी कि डे 1 से आंसर राइटिंग करो, पहले दिन से आंसर राइटिंग करो। आज कोचिंग ज्वाइन करिए, आज ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया है, आज ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन किया है, आज से आपने भले ही घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी शुरू करी है, पहले दिन से आंसर राइटिंग करो। भाई बंदे को सिलेबस ढंग से पता नहीं है, सब्जेक्ट के लेक्चर्स देखना अभी तक उसने शुरू किया नहीं है, एक सब्जेक्ट ढंग का उसका कंप्लीट हुआ नहीं है, उसे ये नहीं पता है कि वेदों का मतलब क्या होता है, और आप उससे टाइप्स ऑफ वेद पर एक्सप्लेनेशन मांग रहे हो। कहां से कर लेगा वो पहले दिन से आंसर राइटिंग? यार कुछ तो कॉमन सेंस लगाया करो। मूवी देखी नहीं है लेकिन मूवी की स्टोरी बताओ। अरे मूवी देख के तो आन दो, तब तो स्टोरी बताऊंगा। स्टोरी सुन लेना, सुना भी दूंगा, लिखवा लेना, लिख भी दूंगा, और मूवी में मुझे काम करवाना हो वो भी कर दूंगा, लेकिन पहले मूवी देख के तो आन दो, स्टोरी सुन के तो आन दो, क्या चल रहा है। तो भैया ये जो होता है ना, डे 1 से आंसर राइटिंग करो, ये जो डर है वो कायदे से कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले जानबूझ के पैदा करते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ही चलाता हूं, और चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं ये बताने की कि मैं कैसे अलग हूं,
तो वो सब व्यर्थ ही होगा, क्योंकि व्यक्ति वही मानना चाहता है जो मानेगा। तो इसीलिए मैं यहां पे कह रहा हूं कि ये जो डर फैलाया जाता है ना, डे 1 से आंसर राइटिंग करो, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले फैलाते हैं। और ये इसीलिए फैलाते हैं क्योंकि इनके जो आंसर राइटिंग के कोर्सेज होते हैं, जो इनकी मेंस की टेस्ट सीरीज होती है, वरना वो बिकेगी नहीं। मेंस की टेस्ट सीरीज के नाम पर इतना अंधा धंधा करते हैं कि उसकी कोई हद नहीं है। जिसको जरूरत है नहीं है, सब घुसे पड़े हैं वहां पर, धंधा चल रहा है बुरी तरीके से। तो ये जो डर है ये क्यों क्रिएट किया जाता है कि डे 1 से आंसर राइटिंग करो, नहीं तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ये बोल बोलकर ये क्या फैला देते हैं, डर फैला देते हैं, ताकि आंसर राइटिंग का कोर्स अच्छा बिकेगा। गंदा है पर धंधा है। तो आप इस रायते में मत बह जाना। डे 1 से आंसर राइटिंग कोई भी ज्ञानी नहीं कर सकता। अभी जस्ट तुम पैदा हुए हो और मैं तुमसे कह रहा हूं कि बताइए व्हाट इज वेदांत फिलॉसफी। अरे भाई, बच्चा पैदा हुआ है, उसको पहले दूध पी ले दो, उसके बाद उससे वेदांत फिलॉसफी पूछना। तो इन सिमिलर वे डे 1 से खुद भी कॉमन सेंस लगाया करो यार, यूं ही भेड़ चाल में बढ़ जाते हो आप आगे। डे 1 से कुछ नहीं होता, कम से कम एक सब्जेक्ट पूरा करो। अगर तुमने कोई ऑनलाइन कोर्स खरीद रखा है ना, तो उसमें कम से कम एक सब्जेक्ट पूरे कर लो, उसके लेक्चर अपने टीचर के अनुसार, उसके नोट्स पूरे पढ़ लो, और तब आंसर राइटिंग करने के लिए उतरोगे ना, तो शेर महसूस हो करोगे आप खुद को, घोड़े की तरह दौड़ोगे आप, मजा ही अलग आ जाएगा आपको। कंटेंट याद होगा, कॉन्सेप्ट समझे होंगे, आज धड़ाधड़ आंसर लिख रहे हो, ये बन रहा है, ये बन रहा है, वो बन रहा है। ठीक है, तो इस रायते में नहीं फैलना। ये गंदा है, धंधा वाला काम है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने फैला रखा अपना मेंस की टेस्ट सीरीज, उनको बेचनी है, नहीं तो बिकेगी नहीं साहब। आप डरोगे नहीं तो वो बिकेगी नहीं। आंसर राइटिंग से जुड़े कुछ बेसिक डाउट्स, ये डाउट के अलावा कोई डाउट आपके दिमाग में नहीं आएगा। 2 मार्क्स वाले जो प्रश्न होते हैं उनसे हमको डर लगता है, कब क्या आ जाए, तो इसीलिए उसको हम कहां से पढ़ें। 2 मार्क्स वाले प्रश्न में पता है क्या होता है, वो एक शब्द उठा के दे देता है। अब उस शब्द को हमने कहां पढ़ा, कहां सुना, कैसे पता चले, ऐसे कितने शब्द हैं, कैसे प्रिपेयर करें। सुनो, 2 मार्क्स वाले में आपको 2 से 3 लाइन लिखनी है। 2 से 3 लाइन तो व्यक्ति यूं ही लिख देता है, थोड़ा बहुत भी पता हो। लेकिन अगर 2 मार्क्स वाले कितने प्रश्न आते हैं, अगर GS1 का पेपर है तो GS1 पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइडेड है। पार्ट ए में 2 मार्क्स के 15 क्वेश्चन आएंगे और पार्ट बी में भी 2 मार्क्स के 15 क्वेश्चन आएंगे। मतलब पूरे GS1 के पेपर में टोटल 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं 2 मार्क्स के, और 30 × 2 यानी कि 60 नंबर के 2 मार्क्स के प्रश्न आ रहे हैं। ये आपको फेल कराने के लिए काफी हैं। तो 2 मार्क्स के प्रश्न केवल वही व्यक्ति अच्छे कर पाएगा जिसने अपने प्रीलिम्स की पढ़ाई के दौरान जो फैक्चुअल किताबें हैं वो घोल के पी गया होगा, घोल के पी गया होगा। क्योंकि तुम जो प्रीलिम्स में तुम फैक्ट्स पढ़ते हो, वही फैक्ट्स को 1 लाइन में ये आपसे लिखवा लेते हैं। तो जब तुम प्रीलिम्स पढ़ो तो प्रीलिम्स में अपनी फैक्चुअल बुक्स को कभी भी स्किप मत करो। मैंने क्रांति 2.0 बैच लॉन्च कर दिया यूट्यूब पर। मैंने उसमें कहा कि मैं इस बैच में आपको पूरा प्रीलिम्स 2026 का कोना कोना पढ़ाऊंगा। तो व्यक्ति ने बाय डिफॉल्ट ये मान लिया कि जो मैंने प्रीलिम्स 2026 की स्ट्रेटेजी वीडियो बनाई थी और मैंने उसमें जो बुक लिस्ट बताई थी, व्यक्ति ने वो कहा कि अब ये तो पढ़नी नहीं है क्योंकि सर ने तो क्रांति बैच लॉन्च कर दिया, इसमें पूरा प्रीलिम्स पढ़ाएंगे। भाई मैंने ऐसा कब कहा? मैंने वहां पर हर लेक्चर में बोला है कि तुमको बुक लिस्ट फॉलो करनी है। तुम बुक लिस्ट फॉलो नहीं करोगे, तुमने क्रांति बैच देख लिया, तुम्हारा प्रीलिम्स क्लियर हो गया, लेकिन तुमने बुक लिस्ट नहीं पढ़ी, तो तुम 2 मार्क्स के प्रश्न कैसे बनाओगे? ये तो कहीं से भी उठ के आ जाएंगे, कोई तैयारी नहीं है इनकी। प्रीलिम्स का जितना तगड़ा फैक्ट पढ़ा होगा उतने अच्छे तुम मेंस में 2 मार्क्स के प्रश्न करोगे। ठीक है, बता दिया मैंने आपको इलाज। 2 मार्क्स वाले प्रश्न में पॉइंट लिखे या पैराग्राफ, देखो साहब 3 लाइन है वहां पर। अगर इंग्लिश मीडियम के नजरिए से देखोगे, इंग्लिश वाले क्या करते हैं, लाइन के ऊपर लिखते हैं तो उनको 4 लाइन महसूस होती हैं, और हिंदी वाले लाइन के नीचे से शुरू करते हैं तो उनको 3 लाइन महसूस होती हैं। तो 3 लाइन मान लो, चलो अब 3 लाइन तुमको लिखनी है तो उसमें तुम पॉइंट बनाओ नहीं बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम 2 लाइन 3 लाइन एक स्टेटमेंट पैराग्राफ के रूप में लिख दो, काम चल जाएगा। अगर तुम 3 पॉइंट में 3 पॉइंट को 3 लाइन में लिख सकते हो तो ये भी इजाजत है, जैसी तुम्हारी इच्छा है। लेकिन पॉइंट्स लिखना अक्सर काफी प्रैक्टिस मांगता है, तो अगर पॉइंट्स नहीं याद आ रहे हैं तो नॉर्मल 3 लाइन का पैराग्राफ लिखो, तुमको नंबर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पॉइंट्स लिखना कंपलसरी नहीं है, 2 मार्क्स वाले में बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। तो उसके बाद 7 मार्क्स में चलते हैं। 7 मार्क्स वाला जो प्रश्न आता है उसमें आपको आधा पेज भरना होता है, यानी कि जो एग्जाम में पेज आता है उसका आधा पेज आपको भरना होता है, 11 लाइन।
तो 7 मार्क्स वाले प्रश्न में इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन यानी कि इंट्रोडक्शन और निष्कर्ष लिखना है नहीं है, आधा पेज का आंसर है। तो उसमें क्या इंट्रोडक्शन क्या कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन 7 मार्क्स में नहीं लिखते, 2 मार्क्स में वैसे भी नहीं लिख सकते, वो सिर्फ कहां लिखा जाता है, 10 मार्क्स में लिखा जाता है। ठीक है, अच्छा 7 मार्क्स वाले प्रश्न में फ्लो चार्ट बना सकते हैं, बेशक बना सकते हैं, किसी ने नहीं रोका। जब लास्ट टाइम पे मेंस का पेपर छूटने लगता है और हमारे कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं तो व्यक्ति फ्लो चार्ट बना बना के ही आता है। और मेरी स्टूडेंट है पर्सनल जो अभी 23 का मेंस देगी, उसके साथ ऐसे ही 23 का इंटरव्यू देगी अभी, उसके साथ ऐसे ही हुआ, उसका पेपर छूट रहा था तो उसने धड़ाधड़ फ्लो चार्ट जितने भी उसकी नॉलेज थी उसने फ्लो चार्ट में डाल दिया। कम से कम जगह तो घिर गई, नंबर भी अच्छे आ गए, मेंस भी क्वालिफाई हो गया। तो ऐसा आप कर सकते हो। ठीक है, 7 मार्क्स वाले में फ्लो चार्ट बना सकते हो, लेकिन प्रयास करना है कि फ्लो चार्ट 7 मार्क्स वाले में आप सिर्फ तभी बनाइए जब आपके पास सच में टाइम कम पड़ रहा है और पेपर आपका छूट रहा है। अन्यथा 7 मार्क्स वाले में आप कंटेंट लिखिए, आधा ही पेज है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 7 मार्क्स वाले में क्या हम पॉइंट लिख सकते हैं? बेशक लिख सकते हो, बेशक लिख सकते हो, पॉइंट्स लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। पैराग्राफ लिख सकते हैं, लिख सकते हो, लेकिन 7 मार्क्स वाले में जो पॉइंट्स लिखेगा उसको कंपैरेटिवली थोड़े से मार्क्स ज्यादा मिलेंगे सिर्फ पैराग्राफ लिखने वाले के तुलना में। इसको भी याद रखना आपको। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या 10 मार्क्स वाले प्रश्न में इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन बनाना है? बेशक बनाना है, उसमें नहीं बनाओगे तो कहां बनाओगे। ठीक है, लेकिन मैं पता है एक अलग से वीडियो रिकॉर्ड करूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा हाउ टू राइट एन आंसर, कि आंसर लिखा कैसे जाता है। तो स्क्रीन पे मैं आपको सैंपल के लिए क्वेश्चन लगाऊंगा और फिर वो आपको लिख के बताऊंगा, 2 मार्क्स वाला भी, 7 मार्क्स वाला भी, 10 मार्क्स वाला भी। ठीक है, उसकी अलग से वीडियो मैं जो है बनाऊंगा। अगर आप चाहते हो हाउ टू राइट एन आंसर, इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, और मुझे कमेंट दिखेंगे तो मैं उसकी एक अलग से वीडियो बना दूंगा, हाउ टू राइट एन आंसर। ठीक है, मैं बना दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये भी तो समझो ना, पहले ये समझना जरूरी है, क्या 10 मार्क्स वाले हर प्रश्न में फ्लो चार्ट बनाना चाहिए? अगर तुम्हारे अंदर दम है बनाओ, बेशक बनाओ। बहुत से लोग कहते हैं अरे यार 10 मार्क्स वाले में कैसे हर किसी में अच्छा होने लगता, क्या शर्म की बात है? हर 10 मार्क्स वाले में फ्लो चार्ट, 10 मार्क्स वाले में फ्लो चार्ट बनाओगे तभी चेक करने वाला इंटरेस्ट दिखाएगा तुम्हारी कॉपी में चेक करने के लिए। फ्लो चार्ट का मतलब ये नहीं है कि तुमने पूरा एक पेज ही भर दिया, अरे कम से कम 5, 6, 7 लाइन तो भरती हैं फ्लो चार्ट में, भरने दो। 10 मार्क्स के हर प्रश्न में आप फ्लो चार्ट बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पैराग्राफ लिखने पर ज्यादा नंबर मिलते हैं या पॉइंट्स लिखने पर? तो कॉमन सेंस की बात है, पॉइंट्स लिखने पर ज्यादा नंबर मिलते हैं, परंतु पॉइंट्स ऐसे नहीं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे नहीं लिखते। पहले एक मेजर हेडिंग बनती है, फिर एक सब हेडिंग बनती है, ऐसे लिखते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए, वैसे मैं देखो अलग से वीडियो में बताऊंगा, लेकिन फिर भी बता देता हूं, बहुत से लोग इसको फॉलो नहीं करते। एमपीपीएससी का विद्यार्थी तो इस टेक्निक को फॉलो ही नहीं करता, यूपीएससी में फॉलो होती है, एमपीपीएससी में न जाने लोग क्यों नहीं फॉलो करते, हो सकता है मेजॉरिटी ऑफ लोगों को पता नहीं है। अगर आपने हेडिंग का नंबर दिया है क्या 1, और हेडिंग को अंडरलाइन मत किया करो, हेडिंग को ऐसे डब्बे में डाला करो, तो हेडिंग चमकेगी, क्योंकि एक ही कलर के पेन से आप लिख सकते हो, 2 पेन से नहीं लिख सकते आप। ठीक है, ब्लू से लिख रहे हो, सब कुछ ब्लू ब्लू हो जाएगा, तो डब्बा बनाओ, हेडिंग का नंबर डालो। अब आपको इस हेडिंग के अंदर कुछ लिखना है, ठीक है ना। जैसे कि मैं यहां पे लिख रहा हूं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्य एम्पायर, यानी कि मौर्य साम्राज्य का प्रशासन। ठीक है, अब ये हेडिंग बन गई। अब इसके अंदर जो मैं पॉइंट्स लिखूंगा उसको मैं कैसे लिखूंगा? 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। क्या लगेगा? सिस्टमैटिक। फिर मैंने एक हेडिंग बनाई, हेडिंग नंबर 2 डब्बे में डाला, इसके अंदर जो पॉइंट लिखे 2.1, 2.2, 2.3। मैंने आपको इतनी जरा सी देर में ये बता दिया कि 10 मार्क्स वाले में आप कैसे महारत हासिल कर सकते हो। ये पॉइंट वाली स्टाइल बहुत कम लोग यूज करते हैं। अगर तुम अच्छा प्रीलिम्स पढ़ोगे, क्रांति बैच का पूरा उपयोग करोगे, प्रीलिम्स निकालोगे, मेंस में तुमको ऐसे लिखना सिखाऊंगा, मजा आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। ठीक है, चलो आगे देखें। हरे भगवान, ये दिमाग का कीड़ा कैसे निकलेगा? देखो साहब, क्या है आंसर राइटिंग में अति महत्वपूर्ण डाउट्स, सबसे इंपॉर्टेंट डाउट क्या है? हम मेंस पढ़ना नहीं चाहते, मेंस पढ़ना ही नहीं चाहते साहब, मेंस पढ़ना ही नहीं चाहते, लेकिन आंसर राइटिंग का दिमाग में कीड़ा है। तो इस कीड़े को कैसे शांत करें? पहला, हमारा प्रीलिम्स का कुछ अता पता ही नहीं है, कुछ अता पता नहीं है, लेकिन हमको तो क्या करनी है, हमको तो दिमाग में आंसर राइटिंग का कीड़ा है।
तो अगर आपको दिमाग में आंसर राइटिंग का कीड़ा है, मेंस आप पढ़ना नहीं चाहते, प्रीलिम्स निकलेगा कैसे, कुछ पढ़ाई करते नहीं, उसका भी आता पता नहीं है, तो फिर ऐसे कीड़े को आपको शांत करना है तो उसकी ये दवाई है लाल हिट। इसको आप दिमाग पे छिड़किएगा, दिमाग के सारे कीड़े जो है वो मर जाएंगे। इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। दोस्तों अब मैं आ जाता हूं, मैंने आपके लिए कुछ ऐसा तैयार किया है, वो मैं आपको अभी रिवील नहीं करूंगा इस वीडियो में, लेकिन उसकी मैं जानकारी आपको दे देता हूं। मैंने आपके लिए कुछ ऐसा तैयार किया है कि आप घर बैठे आंसर राइटिंग कर पाओगे। कैसे घर बैठे आंसर राइटिंग कर पाओगे? बिना ऑफलाइन सेंटर जाए। आंसर राइटिंग के क्वेश्चन मिल जाएंगे, उन क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो जब तुम आंसर राइटिंग के जो क्वेश्चंस तुमको मिलेंगे, तुमने अपना आंसर लिखा, तुम इनको अपने इस वाले आंसर से मैच कर सकते हो कि तुमने सही लिखा है कि नहीं। तो क्वेश्चन मिल गए, क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया, और आंसर लिखकर मेंटोर से चेक भी करवा सकते हो। मेंटोर कॉल पर आपको आपका फीडबैक देगा, कहां गलती है कहां गलती नहीं है। ऐसा कुछ मैं आपके लिए ला रहा हूं, और वो कुछ इस नाम से आएगा। बस नाम याद रखना ताकि अगली बार जब भी वीडियो बनाऊं तो आपको पता चल जाए। एक आएगा खजाना, जिसका मकसद है कि मेंस के क्वेश्चन आंसर्स का भरपूर कलेक्शन, कि मेंस के क्वेश्चन है, मेंस के आंसर हैं, इन्हीं क्वेश्चन में से हम मेंस के क्वेश्चन फंसाने का प्रयास करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि सारे क्वेश्चन फंसा लेंगे, लेकिन टारगेटेड वे में बनाएंगे तो मजा आएगा। सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन, उनके आंसर भी, पूरा कलेक्शन। तो जब भी मेंस लिखने का मौका मिलेगा रिवाइज करके चले जाएंगे। उसके बाद मूल्यांकन, इस नाम से एक चीज आएगी जिसका मूल्यांकन का मतलब क्या होगा? मेंस आंसर चेकिंग। तो बेसिकली ये मेंटोर आपकी कॉपी चेक करेंगे। तो ऐसा कुछ दोस्तों आने वाला है। लेकिन उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में मेंस की आंसर राइटिंग से संबंधित आपके दिमाग का सारा जो भी बोझ था उसको मैं हल कर पाया हूंगा। अब जो मेरी अगली वीडियो आएगी वो आएगी इस मुद्दे पर, हाउ टू राइट मेंस आंसर, कि मेंस का उत्तर लिखते कैसे हैं। 2 मार्क्स, 7 मार्क्स और 10 मार्क्स, तीनों टाइप के प्रश्न मैं आपको लिख के बताऊंगा, ठीक है। और उसी के साथ साथ अगली वीडियो मैंने आपको बता दी आएगी, और प्लस एक वीडियो आएगी जहां पर मैं खजाना और मूल्यांकन इन दोनों का लॉन्च करूंगा, और आप वहां से घर बैठे बैठे आप मेंस की टेस्ट सीरीज लिख भी पाओगे, आंसर भी आपको मिल जाएंगे, और मेंटोर के माध्यम से आप अपनी कॉपी को चेक भी करवा पाओगे। इसकी डिटेल्स जल्द ही, मुश्किल से जब ये वीडियो अपलोड करूंगा, हद से हद उसके हफ्ते 10 दिन के अंदर, 10 दिन भी बहुत ज्यादा बोल दी, हफ्ते भर के अंदर ये दोनों चीजों की लॉन्च वीडियो यूट्यूब पर आएगी। तो कृपया करके उसको ध्यान से देख लीजिएगा। आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद।